का विकास हुआ है, धीरे धीरे विकास हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी एक दिन में हमने संविधान का निर्माण कर लिया हो या डायरेक्टली संविधान सभा का गठन किया गया हो और डायरेक्टली उन्होंने संविधान बनाना स्टार्ट कर दिया हो, बल्कि उससे पहले से अगर देखें तो भारतीय संविधान का धीरे धीरे शनय शनय विकास हुआ है। और यह विकास हुआ है कंपनी शासन के अंतर्गत। कंपनी शासन के अंतर्गत। और कंपनी कौन सी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी कौन सी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी, सभी जानते हैं। और ये कब से कब तक विकास हुआ था? 1773 से लेकर 1858 तक। पिछले लेक्चर्स में हमने ये देखा था, सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके बाद धीरे धीरे देखते हैं और भी विकास क्रम में आगे हम बढ़ते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसके अलावा एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसके अलावा 1793 का चार्टर, 1813 का चार्टर, 1833 का चार्टर, 1853 का चार्टर। इस तरह से कंपनी शासन के अंतर्गत एक विकास क्रम देखा गया और इसमें कई प्रावधान किए गए। धीरे धीरे पहले के वीडियोज अवेलेबल हैं, आप उन वीडियोज में इस संवैधानिक विकास को पूरा देख सकते हो। उसमें कुछ कुछ प्रावधान है, आप उनको सामान्य रूप से देख सकते हो, मैंने क्लियरली उनको एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा अगर इनकेस कोई डाउट होता है तो आप पूछ भी सकते हैं। कंपनी शासन के अंतर्गत, इसके अलावा क्राउन के शासन के अंतर्गत, क्राउन के शासन के अंतर्गत और जो विकास हुआ है ये सामान्य रूप से 1858 से लेकर 1947 तक एक क्राउन के शासन के अंतर्गत हुआ है। जब तक भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित नहीं हो गया तब तक ये धीरे धीरे कुछ न कुछ अधिनियम पारित होते रहे। जैसे 1858 में भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 हस्ताक्षरित हुआ और जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में जो शासन व्यवस्था की बागडोर थी भारत में, वो किसने ले लिया? डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार ने ले लिया। और ब्रिटिश सरकार किसके नाम पर चलाई जाती है? क्राउन के नाम पर। तो क्राउन का शासन बना गया 1858 में। और 1857 की क्रांति हुई थी, मैंने बताया था 1857 की क्रांति हुई थी। तो इसके कारण क्या है, 1858 से जो क्राउन का शासन आया तो उसने यही प्रयास किया कि अब ऐसी क्रांति फिर से न हो सके, क्योंकि वो क्रांति अपने आप में काफी व्यापक स्तर पर थी। वह अपने जो निर्धारित उद्देश्य हों वह उनको वैसे प्राप्त नहीं कर पाई हो, लेकिन अपने आप में उसने भारतीयों के मन में जोश उत्साह को स्थापित कर ही दिया था। और उन्हें लगा था कि थोड़ी सी कुछ कमी रहेगी, नहीं तो क्या है, हम स्वतंत्र हो सकते थे। तो कहीं ना कहीं उनमें संगठन की भावना ने एक महत्वपूर्ण एक दिशा दे दी थी कि अगर भारतीय संगठित होकर लड़े तो अंग्रेजों को भगाना कोई बड़ी बात नहीं है। और अंग्रेज भी जान चुके थे कि अब समस्या उत्पन्न हो सकती है अगर भारतीयों की भागीदारी नहीं ली गई, प्रशासन में उनको भागीदारी नहीं दी गई, उनको अगर इग्नोर किया गया तो समस्या आगे बढ़ती रहेगी। इसलिए क्राउन ने क्या किया, क्राउन का शासन स्थापित हो गया और जो भारत की जो प्रजा थी, भारत की जो जनता थी, वह ब्रिटिश राज की एक तरह से प्रजा मानेगी, क्राउन की प्रजा मानेगी। ब्रिटेन में भी लोग रहते थे, तो ब्रिटेन के जो नागरिक थे अब वह भी प्रजा हो गई। वो तो पहले से प्रजा थी, अब भारत की जो जनता थी वो भी ब्रिटेन की प्रजा बन गई। तो अब भारतीय क्या डिमांड करेंगे कि अगर जो भी आप लंदन में लोग रह रहे हैं, ब्रिटेन में जो लोग रह रहे हैं, आप जो उनको सुविधाएं देते हो हमको भी चाहिए, क्योंकि हम भी क्या है, आपके नागरिक हैं, आपकी प्रजा हो गए, तो हमको भी वो चाहिए। और दादाभाई नौरोजी ने क्या कहा, भारत में अनब्रिटिश रूल है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, उनकी पुस्तक थी, उसमें उन्होंने कहा कि भारत में क्या है, अनब्रिटिश रूल है। तो अंग्रेजों का क्या होना चाहिए, ब्रिटिश रूल होना चाहिए। जो ब्रिटेन में जो रूल है वही भारत के संदर्भ में भी होना चाहिए। भारत में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। और यहाँ से आप भर भर के पैसे तो खूब ले जा रहे हो, ट्रेनों में पैसे तो खूब कर रहे हो, धन का बहिर्गमन सिद्धांत हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। यहाँ से आप पैसा ले जाते हो, यहाँ से आप सेना पे जो भी खर्च करते हो, पता चला अन्य यूरोप में कहीं सेना
लगी हुई है या कहीं पर भी सेना युद्ध लड़ रही है, खर्चा किससे दिया जा रहा है? भारत के राजकोष से दिया जा रहा है। जो अधिकारी यहाँ पे चले जा रहे हैं उनके वेतन भत्ते आप कहाँ से दे रहे हो? यहीं से दे रहे हो। और कुल मिलाकर भारत से पैसा तो ले जा रहे हो, लेकिन भारत के नागरिकों के लिए आप वो सुविधाएं नहीं दे रहे हो जो ब्रिटेन में दे रहे हो। तो भारत में क्या है? अनब्रिटिश रूल है। और उन्होंने धीरे धीरे डिमांड करना प्रारंभ कर दिया। और यहाँ से क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, अंग्रेजों को लगा कि ऐसा ना हो कि फिर से कोई क्रांति जैसी फिर से बात आ जाए। तो क्या करना होगा? अगर कोई ऐसी स्थिति भी है, अगर लोग संगठित हो भी रहे हैं तो पता चल जाए हमको पहले से ही। तो इनके लिए क्या कर देते हैं, इनके लिए एक संगठन की स्थापना करा देते हैं। और उस संगठन की स्थापना करेंगे तो क्या होगा, उससे भारतीय उस मंच के अंतर्गत रहकर कार्य करेंगे। और कोई भी विद्रोह, अशांति जैसी स्थिति देखने को मिलेगी तो हम क्या करेंगे, उसको वहीं पर किसी तरह से मैनेज कर लेंगे। और उसके लिए क्या किया गया, एओ यूंग का नाम सुना होगा। उन्होंने क्या किया, कांग्रेस की स्थापना कराई। और शुरुआत में डफरिन ने भी क्या की, जो गवर्नर जनरल था, उसने भी इनको पार्टी दी। जितने लोग आए थे कांग्रेस में अधिवेशन में भाग लेने के लिए, तो एक तरह से स्वागत किया गया कांग्रेस की स्थापना का। कि अब क्या होगा, एक सेफ्टी वालों के रूप में कांग्रेस काम करेगी और विद्रोह या क्रांति एक तरह से वहीं से निकल जाएगी, एक मंच के नीचे आ सकेंगे। तो उनको लगा कि कांग्रेस क्या होगी, कांग्रेस बहुत ज्यादा तो कुछ डिमांड कर नहीं पाएगी हमसे, हम क्या करेंगे, अपने हिसाब से कांग्रेस को चलाते रहेंगे। और वो जो कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1885 में स्थापना हुई। तो धीरे धीरे क्या किया, ये डिमांड करने लगी कांग्रेस कि हमको भी वही अधिकार मिलने चाहिए जो ब्रिटेन में आप अपनी प्रजा को देते हो, हम भी आपकी प्रजा हैं तो हमको भी वो अधिकार मिलने चाहिए। तो धीरे धीरे डिमांड करते गए, धीरे धीरे कुछ ना कुछ अंग्रेज देते गए। और एक बार जो चीज दे देंगे उसको तो छीन नहीं सकते, उससे कुछ ज्यादा ही देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आंदोलन कैसा था, विरोध कैसा था अंग्रेजों का, सशस्त्र नहीं था, हिंसक नहीं था। जो हिंसा कर रहे थे उनको तो तुरंत दबा देते थे। अंग्रेज क्या करते थे, लाठीचार्ज कर देते थे, जेल में बंद कर देते थे। लेकिन जो लोग अहिंसक थे, आखिरकार उनसे कैसे निपटा जाए, उनको कुछ ना कुछ संवैधानिक सुधारों के माध्यम से कुछ ना कुछ देना ही होगा। तो धीरे धीरे इन्होंने कुछ ना कुछ एक तरह से देना प्रारंभ कर दिया। लेकिन अब इन्होंने देखा कि हिंदू मुस्लिम दोनों इकट्ठे लड़े थे 1857 की क्रांति में। अगर इनमें एक तरह से कहीं ना कहीं फूट डालो और राज्य करो की नीति यहाँ पर डाल दी जाए, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ मतभेद क्रिएट कर दिया जाए, तो क्या होगा, कभी भी इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। इसलिए 1909 के अधिनियम में क्या किया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन शुरू किया गया। अर्थात उसमें क्या किया गया कि अगर मुसलमान है, मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन आया था, हिंदुओं के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन, अर्थात मुसलमान ही चुनाव में खड़ा होगा और मुसलमान लोग ही वोट देंगे। तो कहा गया यहाँ से कि सांप्रदायिक निर्वाचन की पद्धति यहाँ से क्रिएट की गई और भारत में सांप्रदायिकता को फैलाने का पूरा प्रयास किया गया। और इसके अलावा विधान परिषद इत्यादि के आकार वाकार को भी बढ़ाने की बात की। कुल मिलाकर यहाँ से सांप्रदायिकता को फैलाने की बात की, मार्लियामेंटो रिफॉर्म इसको कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि भारत सरकार अधिनियम 1919, उसमें द्विसदनी विधायिका का प्रावधान कर दिया गया, उच्च सदन और एक निम्न सदन, जैसे वर्तमान में होता है। हालांकि कार्यकाल उस समय पर अलग था। अभी हमारे यहाँ पर राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। राज्यसभा तो स्थायी सदन है, और जो भारत में लोकसभा है उसका कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष है। 6 वर्ष और 5 वर्ष, उस समय पर 5 वर्ष उसका था राज्यसभा का, ऊपर सदन का, और निचले सदन का 3 वर्ष था। इन्होंने क्या किया, द्विसदनी विधायिका की स्थापना कर दी। पहले द्विसदनी विधायिका इस तरह से नहीं थी, एक सदन होती थी और वो भी उस तरह से विधायिका नहीं थी। और इसके अलावा दूसरा क्या किया, द्विसदनी विधायिका के अलावा इन्होंने डायरर्की या द्वैध शासन लेके आए। प्रांतों के स्तर पर इन्होंने क्या किया, 2 रूपों में विषयों को बांट दिया। किस में, एक तो आरक्षित और एक हस्तांतरित। तो हस्तांतरित विषय होते थे, उनमें क्या होता था, जो राज्यों के स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर जो गवर्नर होते थे वो मंत्रियों से सलाह परामर्श लेकर ही निर्णय लेते थे। तो कहते हैं कि यहाँ से उदार निरंकुशतावाद आया। निरंकुशता तो थी लेकिन उसमें कुछ उदारता आई, क्योंकि मंत्रियों की एक तरह से मंत्रियों से पूछ के प्रांतीय स्तर पर गवर्नर काम करने लगे और मंत्रियों की जवाबदेही किसके प्रति होगी, विधायिका के प्रति, प्रांतीय विधायिका के प्रति। तो इस तरह से कहा जाता है कि यहाँ पर द्वैध शासन प्रणाली भी स्टार्ट हुई। किसके स्तर पर,
प्रांत के स्तर पर मूल प्रावधान ये थे। इसके अलावा भारत सरकार अधिनियम भी हमने पिछले लेक्चर में बताया था, भारत सरकार अधिनियम 1935, उसमें एक अखिल भारतीय संघ की बात की गई और जो प्रांतीय स्तर पर जो डायरेक्टली या द्वैत शासन आया था 1919 के अधिनियम के माध्यम से वो है वहां से समाप्त किया गया और 1935 के अधिनियम में क्या किया गया, केंद्रीय स्तर पर डायरेक्टली या द्वैत शासन की व्यवस्था आ गई। इसके अलावा प्रांतीय स्वायत्तता का भी प्रावधान किया गया, हालांकि वह प्रांतीय स्वायत्तता 1937 में आई। अखिल भारतीय संघ कभी अस्तित्व में आ नहीं सका। इसके अलावा फेडरल कोड की भी बात की और पब्लिक सर्विस कमीशन का भी इसमें प्रावधान किया गया। इसके अलावा अध्यादेश जारी करने और उसके 6 माह तक बने रहने की प्रावधान किया गया, जो कि वर्तमान में भी होता है। इस तरह के कई प्रावधान किए गए थे। राष्ट्रीय आपातकाल और 2 या 2 से अधिक यदि राज्य डिमांड करते हैं कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जाए तो कानून बनाया जा सकता था गवर्नर जनरल के द्वारा, ऐसा भी प्रावधान किया गया था। तो वर्तमान में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय पर राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जाता है, किसके द्वारा, संसद के द्वारा प्रावधान मिलता है। तो कई प्रावधान जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में विभाजन किया जाना, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से कर दिया गया था, जो वर्तमान में व्यवस्था देखने को मिलती है। तो इस तरह से हमने ऑलरेडी कई चीजें पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने संविधान के क्षेत्र में कुछ माइलस्टोन थे, कुछ मील के पत्थर माने जाते हैं और मील के पत्थरों में मैंने बताया था संविधान निर्माण के क्षेत्र में मील के पत्थर माने जाते हैं और इसमें पहला अगस्त प्रस्ताव 1940 मैंने बताया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 लॉर्ड लिनलिथ ने इसे रखा था, उसे वाइसराय कौन था, लॉर्ड लिनलिथ। उसके अलावा दूसरा था क्रिप्स मिशन और इसके अलावा कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन 1946 मिशन 1946 ये आया, कैबिनेट मिशन 1946। ये क्या थे, इनको भी देख लेते हैं। इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अखिल भारतीय संघ की डिमांड की थी। अगस्त प्रस्ताव क्यों आया था, क्योंकि क्या हुआ था कि जो वायसराय था उसने कहा कि जो भारत है, भारत द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल है, अपने आप ही डिक्लेयर कर दिया। और कांग्रेस ने क्या किया, प्रांतीय जो असेंबली थी उनसे इस्तीफा दे दिया विरोध स्वरूप कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं है। हाँ, समर्थन तब दे सकते हैं जब अखिल भारतीय स्तर पर क्या करोगे, हमारी सरकार की स्थापना करोगे। तो इसका क्या किया, इन्होंने विरोध किया और कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया। अगस्त प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव क्यों रिजेक्ट किया गया, क्योंकि जो डिमांड की गई थी उन डिमांड को इसने पूरा नहीं लिया। अंग्रेजों ने द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया था भारत को और बिना पूछे ही झोंक दिया। और इसके बाद रामगढ़ अधिवेशन में, रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस ने डिमांड की कि अगर अंग्रेज चाहते हैं कि भारतीय उनका समर्थन करें तो क्या करना होगा, उनको अखिल भारतीय स्तर पर सरकार की स्थापना की बात मानना पड़ेगी। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, इसका माना ही नहीं, तो इसलिए अगस्त प्रस्ताव फेल हो गया था। राष्ट्रीय सरकार की स्थापना का इन्होंने विरोध कर दिया था, इसलिए क्या है कि रिजेक्ट कर दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने इसे पूरा विचार ही क्या है, डेड है, एक मृत है, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, ऐसा कह दिया था। इसके अलावा कांग्रेस ने अपनी रणनीति के स्वरूप क्या किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह छेड़ दिया। क्या किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल लेवल पर क्या किया, सत्याग्रह छेड़ दिया। एक सामूहिक स्तर पर सभी लोग नहीं करेंगे बल्कि एक एक व्यक्ति करेगा आंदोलन, अपना व्यक्तिगत सत्याग्रह पढ़ लीजिएगा हिस्ट्री में।
तो कांग्रेस ने क्या किया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह छेड़ दिया, कुल मिलाकर अगस्त प्रस्ताव असफल हो गया। उसके बाद मैंने बताया था कि क्रिप्स मिशन आया था, किसके नेतृत्व में, स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में, स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया था। और इसमें कौन कौन और थे क्रिप्स मिशन में, ये मूल रूप से जो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में आया था। अगस्त प्रस्ताव की असफलता के बाद भारतीयों का युद्ध में सहयोग लेने के लिए क्रिप्स मिशन भेजा गया। कब आया, मार्च 1942 में आया। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि जापान की जो सेना थी वो सिंगापुर तक आ गई थी, म्यांमार तक आ गई थी। किसके नेतृत्व में, सुभाष चंद्र बोस थे। तो अब ऐसे में क्या हुआ कि दबाव पड़ने लगा, चाइना के राष्ट्र प्रमुख ने भी कहा और अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने भी दबाव डाला कि भाई सत्ता हस्तांतरण करो, नहीं तो अगर भारतीय इधर हमारा विरोध कर रहे हैं और सेना आगे वहां पर बॉर्डर पे और बुरी हालत हो जाएगी, ब्रिटेन पर दबाव डाला। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, इन पर दबाव पड़ा और इन्होंने सत्ता हस्तांतरण करने के लिए एक तरह से कुछ प्लान किया। तो इसमें कुछ प्रस्ताव में सिफारिश की गई थी क्रिप्स मिशन में। सबसे पहले सिफारिश की गई थी कि अखिल भारतीय संघ होना चाहिए, क्रिप्स मिशन को अलग ही दे देते हैं। क्रिप्स मिशन हमने पिछले लेक्चर में आपका अगस्त प्रस्ताव का देख लिया था। क्रिप्स मिशन अब हम देख लेते हैं। तो क्रिप्स मिशन क्या था, मैंने अगस्त प्रस्ताव की संक्षेप में आपको बता ही दिया है और आपको डिटेल में पिछले वाले वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो अखिल भारतीय संघ होना चाहिए, सिफारिश क्या है, क्रिप्स मिशन भेजा गया स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भेजा गया, स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भेजा गया। इसमें सिफारिश एक की गई थी, इसमें सबसे पहली सिफारिश थी कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जानी चाहिए। संघ की स्थापना होनी चाहिए, लेकिन ये डोमिनियन दर्जे के साथ होगी। कैसे होगी, डोमिनियन दर्जे के साथ होगी। दर्जा क्या होगा, डोमिनियन, अर्थात आंतरिक रूप से तो उनकी क्या करेंगे, सरकार को स्थापित कर देंगे, लेकिन बाह्य रूप से क्राउन का कंट्रोल रहेगा। डोमिनियन क्या होता है, आंतरिक रूप से सरकार स्थापित कर दी जाएगी, लेकिन बाह्य रूप से क्या होगा, क्राउन का ही शासन रहेगा। युद्ध के बाद संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन होगा। युद्ध के बाद संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन होगा। इसके अलावा आंशिक सदस्य प्रांतीय सदस्यों द्वारा निर्वाचित होंगे। प्रांतीय सदस्यों द्वारा क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। इसके अलावा आंशिक सदस्य रियासतों से भी मनोनीत होंगे। आंशिक सदस्य रियासतों द्वारा मनोनीत। आंशिक सदस्य रियासतों द्वारा मनोनीत होंगे। यदि कोई रियासत
संघ में शामिल न हो तो पृथक संविधान एवं पृथक संघ स्थापित कर सकती है। अब आप सोचिए कौन कौन सी सिफारिशों का कांग्रेस विरोध करेगी, कौन कौन सी सिफारिशों की आलोचना होगी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना डोमिनियन दर्जे के साथ कांग्रेस कहेगी, ये कहेगी कि डोमिनियन दर्जा नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता। डोमिनियन दर्जा नहीं चाहिए बल्कि क्या चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। युद्ध के बाद संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हुआ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। संविधान पहले हां इसका भी क्या था, युद्ध से पहले नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि युद्ध में अगर शामिल कर रहे हैं तो युद्ध के बाद कई निर्णय लिए जाने थे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, युद्ध से पहले की कोई बात नहीं थी। इसमें आंशिक सदस्य प्रांतीय सदस्यों द्वारा निर्वाचित, ठीक है, आंशिक सदस्य रियासतों द्वारा मनोनीत होंगे, इसको लेकर मनोनीत क्यों, निर्वाचित होने चाहिए। इसके अलावा यदि कोई रियासत संघ में शामिल न हो तो पृथक संविधान एवं पृथक संघ स्थापित कर सकती है। क्या ड्रामा कर रहे हैं अंग्रेज, मतलब इतना बड़ा देश है और उसमें कई रियासतें हैं, क्या कह दिया, यदि कोई रियासत न भी शामिल होना चाहे तो नहीं शामिल हो, कोई दिक्कत नहीं, वो अपना अलग से संविधान बना ले, शामिल होना हो तो हो, नहीं होना हो तो नहीं हो। अब सोचिए जिसको अपने आप पूरी तरह से राजपाट मिल रहा है वो अपना राजपाट को छोड़ेगा, कोई शामिल होगा नहीं होगा, अपनी स्वतंत्रता छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। तो एक तरह से कहा गया, कांग्रेस ने कहा कि एक तो बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया की बात की जा रही है, बाल्कनाइजेशन अर्थात कई भागों में बढ़ जाना, छोटे छोटे भागों में भारत को बांट देने की अंग्रेजों की एक कुटिल चाल है। तो इसको लेकर भी एक तरह से कांग्रेस ने इसको खारिज कर दिया, इसको खारिज कर दिया कांग्रेस ने, और कांग्रेस ने इसको भी खारिज कर दिया कि डोमिनियन दर्जा नहीं चाहिए, तो पूर्ण दर्जा चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। तो इस तरह से कांग्रेस ने क्या किया, इसको खारिज कर दिया। कांग्रेस क्या करेगी, इसको खारिज कर देगी। और इसमें यह भी कहा गया कि सत्ता जो है तत्काल हस्तांतरण के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, और इसमें कह दिया कि इनकी तो सरकार वैसे ही जा रही है, बैंक दिवालिया होने वाला है और चेक इशू करने में लगा हुआ है। क्या कह रहे हैं, डोमिनियन दर्जा देंगे तुमको, क्या देंगे, डोमिनियन दर्जा। तुम्हारी सरकार तो वैसे ही जाने वाली है, अंग्रेजों को खदेड़े जा रहे हैं, वैसे ही भारतीयों का इतना विरोध हो रहा है, वैसे ही जाना है। और क्या कह रहे हैं, डोमिनियन दर्जा देंगे, अभी भी कंट्रोल रखेंगे। तो एक तो क्या है, एक दिवालिया हो चुके बैंक का एक तरह से चेक है, इस तरह से इसको कुल मिलाकर खारिज कर दिया गया। आउटडेटेड पोस्ट डेटेड चेक है, पोस्ट डेटेड चेक है एक तरह से, तो इस तरह से इसकी आलोचना कर दी गई। अब इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आता है, देखिए फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि हो सकता है कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में आपको और भी कई प्रोविजन मिल जाए, कि भाई क्रिप्स मिशन की और भी 10-20 प्रोविजन मिल जाए जो आपके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के संदर्भ में देख रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण प्रावधान है मैं सारे आपको बता दूंगा। और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में भी आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई प्रावधान अब इसके बाद बचे हुए, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है तो मैंने आपको बता दिए पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। अब इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन। इसको कैबिनेट मिशन क्यों कहते हैं, कैबिनेट मिशन क्यों कहते हैं? कैबिनेट मिशन आता है 1940 में, कुछ विचार आ रहा है कैबिनेट मिशन क्यों कहते हैं? ये ब्रिटेन की कैबिनेट के सदस्य थे, जो लोग भेजे गए थे वो ब्रिटेन की कैबिनेट के सदस्य थे, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कैबिनेट मिशन कहते हैं। और इसमें कौन कौन था, जो एक तो वही थे
इसके सदस्य कौन कौन थे? एक तो स्टेट बोर्ड क्रिप्स से, जो क्रिप्स मिशन में आए थे ना, उनको पता था जब तक स्थिति में क्या क्या बातचीत हुई क्या नहीं हुआ, तो क्रिप्स को भी साथ में लिया। इसके अलावा अलेक्जेंडर और इसके अलावा लॉरेंस, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस, सर पैट्रिक लॉरेंस इसका इनका नाम था, सर पैट्रिक लॉरेंस पैसे नाम था पूरा। अब इन्होंने क्या सिफारिश की? पहले तो यही कहा कि अखिल भारतीय संघ। अब इससे पहले क्या हुआ था? कैबिनेट मिशन से पहले एक और बवाल हो चुका था। क्या हो चुका था कैबिनेट मिशन से पहले? एक शिमला सम्मेलन, भारतीय नेताओं को सब नेताओं को बुलाया गया कि आ जाओ सभी शिमला में बैठ के बातचीत करते हैं, बुलाया गया। और यहाँ पे क्या कहा? यहाँ पे कह दिया कि जो ब्रिटेन की सरकार है वो किसी ऐसे व्यक्ति को सत्ता हस्तांतरित नहीं करेगी जिसको अधिकांश जो है अल्पसंख्यक स्वीकार न करें, अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यक जिसको स्वीकार न करें। ये कहा गया था, सॉरी अगस्त प्रस्ताव में कहा गया था। अगस्त प्रस्ताव में देखिए मैं बता रहा था कि मुस्लिम लीग के लिए यहाँ पर भी क्या है, सांप्रदायिकता का बढ़ावा दिया जा रहा है, इधर सांप्रदायिकता का भी विकास किया जा रहा है। देखिए सांप्रदायिकता का विकास सबसे पहले मैंने आपको बताया था 1909 के अधिनियम के माध्यम से तो था ही, इसके अलावा आगे भी इसको लगातार प्रसारित किया गया। 1919 के अधिनियम में भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया और आगे की घटनाएं भी कुछ ऐसी रही कि काफी ज्यादा सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। देखिए एक तरफ क्या है, अंग्रेजों के जाने की तैयारी हो रही है, गोलियां बिस्तर गोल होने वाले हैं और अंग्रेज जाते जाते क्या कर रहे हैं, ऐसा कर जाओ कि भारत कई भागों में बढ़ जाए। मैंने आपको बताया क्रिप्स मिशन क्यों फेल हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर भी ऐसी व्यवस्था कर जा रहे हैं कि कई भागों में भारत एक तरह से टूट जाए, एकीकृत हो ही ना पाए। और दूसरा क्या है, सांप्रदायिकता भी फैला रहे हैं। सांप्रदायिकता कैसे फैला रहे हैं? इन्होंने अगस्त प्रस्ताव जो 1940 आया था, उस समय पर इन्होंने कहा कि भाई अल्पसंख्यकों को आश्वासन दिया कि आप लोग टेंशन मत लो, हम ऐसे किसी राजनीतिक दल को सत्ता हस्तांतरित नहीं करेंगे जिसको भारत के अल्पसंख्यक समुदाय स्वीकार न करे, जिसको अल्पसंख्यक समुदायों का एक प्रमुख दल स्वीकार न करे। एक तरह से इसी तरह से बात की। तो यहाँ से मुस्लिम लीग को लगा कि गजब, अंग्रेज तो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, हमको बड़ा महत्व दे रहे हैं। क्या कह दिया? हम ऐसे किसी दल को सत्ता स्थानांतरित नहीं करेंगे जो अल्पसंख्यकों का रिप्रेजेंटेशन न करे। अल्पसंख्यकों को आश्वासन दिया गया कि ब्रिटिश सरकार किसी ऐसे दल को सत्ता हस्तांतरित नहीं करेगी जिसे बड़ा या शक्तिशाली अल्पसंख्यक समुदाय स्वीकार न करे। बड़ा या अल्पसंख्यक समुदाय कौन था उस समय पर? शक्तिशाली समुदाय कौन था? मुस्लिम लीग कह सकते हैं। तो मुस्लिम लीग को एक तरह से इनडायरेक्टली कहा गया कि आप लोग चिंता मत करो, हम कांग्रेस को सत्ता स्थानांतरित नहीं कर रहे हैं। इनडायरेक्टली एक तरह से यही किया गया। अब इसके अलावा भी आप देखो, इसके अलावा आगे चलकर आप देखते हैं फिर से ऐसा इन्होंने किया अंग्रेजों ने। आया था बेवल योजना 1945। बेवल योजना 1945। उन्होंने क्या किया, शिमला में सम्मेलन बुलाया सभी नेताओं का और कहा कि कह दिया कि इसमें कोई सर्वसहमति नहीं मिल पा रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, असफल घोषित कर दिया गया। और मुस्लिम लीग को यहाँ पर भी क्या है, बड़ा महत्व दिया गया। तो मुस्लिम लीग को लग गया कि अल्पसंख्यकों का अगर कोई रिप्रेजेंटेशन करता है अंग्रेजों की नजर में तो हमें करता है। हालांकि बहुत ज्यादा उनका कांग्रेस में उससे ज्यादा मुसलमान प्रतिनिधि थे जितने मुस्लिम लीग में नहीं थे। तो अब यहाँ पे मुस्लिम लीग को लगने लगा कि अब
हमको अंग्रेज बहुत ज्यादा भाव दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान चाहिए। मुस्लिम लीग क्या करने लगी, 1940 के बाद से पाकिस्तान की लगातार डिमांड करने लगी। तो शिमला सम्मेलन में प्रस्ताव किया गया कि जब तक भारतीय अपने स्वयं अपना संविधान नहीं बना लेते तब तक प्रांतीय व्यवस्था के रूप में कार्यकारी परिषद का भारतीयकरण, अंतरिम व्यवस्था के रूप में जो कार्यकारी परिषद है उसका भारतीयकरण कर दिया जाएगा। जब तक अपना संविधान नहीं बना लेते तब तक जो कार्यकारी परिषद है उसका क्या किया जाएगा, भारतीयकरण कर दिया जाएगा। जो अंतरिम सरकार बनाई गई थी ना, तो उसमें क्या होगा, भारतीय होंगे, अंग्रेज नहीं होंगे। अब क्या होंगे, जो कार्यकारी परिषद है उसका भारतीयकरण कर दिया जाएगा, अर्थात उसमें भारतीय हो जाएगी। ये बात तो कर दी गई, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ से भी क्या हुआ, सांप्रदायिकता को फैलाने का प्रयास किया। इन्होंने कहा हिंदू और मुसलमान एक तरह से इनको बांटने का इन्होंने कार्य किया। भारतीय राजनेताओं को मुसलमानों को और सवर्ण हिंदुओं के बीच समानता के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और उसमें दलित एवं सिखों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, समानता के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अब सोचिए आप कैसे समान प्रतिनिधित्व दे सकते हो, जनसंख्या के आधार पर ही तो प्रतिनिधित्व दिया जाता है सामान्य तौर पर। अगर कांग्रेस के भी प्रतिनिधि बराबर हो जाए, मुस्लिम लीग के भी बराबर प्रतिनिधि हो जाए, तो कहीं ना कहीं इससे ये दिख रहा है ना कि मुस्लिम लीग भी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है और मुस्लिम लीग क्या है, कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो कांग्रेस ने हालांकि इसका भी विरोध किया। मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया क्योंकि पाकिस्तान के लिए या अलग से विभाजन के लिए कोई प्रावधान नहीं था। और कुल मिलाकर जो बेबल थे उन्होंने कह दिया, बेबल ने कह दिया कि ये क्या है, शिमला सम्मेलन असफल हो गया, मुस्लिम लीग सहमत नहीं है, इसलिए एक तरह से इनडायरेक्टली इंडिकेशन यही दिया कि ये असफल हो गया। अब देखिए इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन। अब यहाँ से धीरे धीरे क्या हुआ था, मुस्लिम लीग को यहाँ पे प्रभाव अंग्रेजों ने बनाया। मुस्लिम लीग का अपने आप में कोई जनाधार उस समय पर इतना बहुत ज्यादा व्यापक नहीं था, लेकिन अंग्रेजों ने यही बना दिया कि भाई अगर अल्पसंख्यकों को कोई रिप्रेजेंट करता है तो मुस्लिम लीग ही करती है। यहाँ से मुस्लिम लीग ने क्या किया, अलग से पाकिस्तान की डिमांड करनी स्टार्ट कर दी। अब आता है इसके बाद बेवल योजना के बाद कौन सा, कैबिनेट मिशन। बेवल योजना के बाद आता है कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन में देखिए क्या किया गया। अब यहाँ पे आपको पता चलेगा इसकी सिफारिशें क्या थी, प्रस्ताव क्या थे या सिफारिशें क्या थी, प्रस्ताव या सिफारिशें, प्रस्ताव या सिफारिशें। सबसे पहले अखिल भारतीय संघ होगा, अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ होगा। प्रतिरक्षा विदेश संबंध संचार, प्रतिरक्षा विदेश संबंध और संचार, इसके पास लाएंगे, किसके पास, अखिल भारतीय संघ के पास। दूसरा इसमें कह दिया पृथक पाकिस्तान नहीं होगा। अब देखिए कितनी चालाकी, यहाँ पे क्या किया अखिल भारतीय संघ, इन्होंने कहा कि अब तो हम पूरी तरह से किसी तरह से भारतीयों का समर्थन लेना चाहते हैं, पूरी तरह से भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करनी है, कैबिनेट मिशन भेज रहे हैं और आपके अनुसार सारे प्रावधान कर रहे हैं, कांग्रेस के अनुसार एक तरह से। उन्होंने कहा पृथक पाकिस्तान नहीं होगा, अलग से पाकिस्तान नहीं होगा, मना कर दिया। इसके अलावा जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था उसको भी सीमित कर दिया गया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को सीमित कर दिया गया, को सीमित, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को क्या किया है इन्होंने, सीमित कर दिया। अंतरिम कैबिनेट के सभी सदस्य भारतीय होंगे, अंतरिम कैबिनेट के सभी सदस्य अंतरिम कैबिनेट के सभी सदस्य क्या होंगे, भारतीय होंगे। इसके अलावा अंतरिम कैबिनेट में वायसराय का यहाँ पर क्या होगा, न्यूनतम हस्तक्षेप होगा,
वायसराय का न्यूनतम हस्तक्षेप होगा। वायसराय का क्या होगा? न्यूनतम हस्तक्षेप होगा। जो कार्यकारी परिषद होगी, अंतरिम कैबिनेट होगी, अंतरिम कैबिनेट के सभी सदस्य होंगे भारतीय होंगे और वायसराय इसमें अनावश्यक रूप से डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब देखिए अवशिष्ट जो शक्तियां होंगी, अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों एवं रियासतों के पास होगी। प्रांतों एवं रियासतों के पास होगी। किसके पास होगी? प्रांतों के पास और रियासतों के पास होगी। इसके अलावा प्रांतों और रियासतों के पास होगी। कॉमनवेल्थ से अलग होने की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। कॉमनवेल्थ जो कॉमनवेल्थ बना हुआ था और जो जितने भी गुलाम जितने भी देश थे सबका मान लीजिए कॉमनवेल्थ बना हुआ है, उससे अलग होने का भारत को स्वतंत्र अधिकार होगा। कॉमनवेल्थ से अलग होने की स्वतंत्रता, अलग होने की स्वतंत्रता होगी। इसके अलावा संविधान सभा के गठन का प्रावधान किया गया। संविधान सभा के गठन का प्रावधान, संविधान सभा के गठन का प्रावधान होगा। अब कांग्रेस को यहाँ पर क्या आपत्ति होगी? कांग्रेस किस किस को खारिज करेगी? देखिए कांग्रेस को किससे प्रॉब्लम होगी? अवशिष्ट शक्तियां किसको दे दी? प्रांतों एवं रियासतों को। अवशिष्ट शक्तियां अर्थात एक तो डिफाइंड पावर होगी कि कौन सी संघ के पास होगी, कौन सी प्रांतों के पास पावर होगी। कुछ तो पावर क्या होगी? डिफाइंड होगी, परिभाषित होगी। लेकिन कई ऐसे कार्य भी होते हैं जो संविधान में डिफाइन नहीं होते हैं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची किसी में भी प्रावधान नहीं है, तो फिर क्या होगा? ऐसे विषय किसके पास रहेंगे? कौन निर्णय लेगा? क्या कहेंगे? प्रांत और रियासतें ऐसे निर्णय लेंगे। तो कांग्रेस को यहाँ पर आपत्ति थी। इसके अलावा संविधान सभा के गठन का प्रावधान कर दिया गया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों और रियासतों की बात होगी तो क्या होगा? जो कमजोर संघ होगा, संघ जो बनेगा, फेडरल जो बनेगा, फेडरेशन जो बनेगा, जो संघ बनेगा या फेडरेशन बनेगा, तो उसमें क्या होगा? वो कमजोर होगा। और ऐसा कमजोर संघ कांग्रेस नहीं चाहती। कांग्रेस चाहती थी संघ तो मजबूत होना चाहिए, क्योंकि पूरे देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करनी है। कमजोर संघ बिल्कुल नहीं चलेगा। तो इसलिए कांग्रेस ने क्या की? संविधान सभा के गठन के प्रस्ताव को तो स्वीकार किया, लेकिन अवशिष्ट शक्तियां एवं कमजोर संघ की सिफारिश को अस्वीकार कर दिया। अब बताइए मुस्लिम लीग क्या करेगी? यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अगस्त प्रस्ताव, बेबल योजना, इन सब के माध्यम से क्या है, उसको खूब बढ़ावा दिया गया। मुस्लिम लीग को खूब बढ़ावा दिया गया कि अब एक तरह से अल्पसंख्यकों को जो रिप्रेजेंट कर रहे हो वो आप ही कर रहे हो। और शिमला सम्मेलन को यहाँ पर असफल घोषित कर दिया गया, क्योंकि इसी बात पर सहमति नहीं बन पाई थी, क्योंकि मुस्लिम लीग और ये सब चीज सहमति नहीं बन पाई थी। तो एक तरह से मुस्लिम लीग को क्या किया गया? यहाँ पर बहुत चढ़ा दिया गया। अब क्या कर दिया गया? अलग से पाकिस्तान नहीं रहेगा, यहीं पर एकदम खारिज कर दिया। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? यहीं पर सबसे बड़ा विवाद हो जाएगा। उसको पहले बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है, उसको पहले तो क्या किया गया? खूब महत्व दे दिया गया, खूब पावरफुल बना दिया गया, और उसके बाद क्या किया गया? नहीं देंगे। फिर मुस्लिम लीग क्या करेगी? जो उम्मीद थी वही किया। मुस्लिम लीग ने खारिज कर दिया और प्रत्युत्तर में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। कब मनाया? 16 अगस्त 1946 को। पूरे भारत में इससे क्या होगा? व्यापक सांप्रदायिकता फैली। इसकी प्रतिक्रिया में मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया।
प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस इन्होंने क्या किया, मनाया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, और यहाँ से पूरे देश में काफी व्यापक सांप्रदायिकता फैली। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं कि ये सारे मिशन आए। अब और भी कई अन्य प्रमुख घटनाएं हुई, जैसे 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारतीयों को 30 जून 1948 तक सत्ता हस्तांतरण की बात की। और भी कई घटनाएं घटित हुई, कई डिक्लेरेशन हुए, कई तरह की बात की गई कि भारतीयों को हम क्या करेंगे, 30 जून 1948 तक सत्ता को हस्तांतरित कर देंगे। किसने कहा? क्लीमेंट एटली ने कहा। क्लीमेंट एटली ने कहा, कब कहा? 20 फरवरी 1947 को कहा। कब तक सत्ता हस्तांतरित कर देंगे? 30 जून 1948 को हम क्या करेंगे, सत्ता हस्तांतरित कर देंगे। और 2 सितंबर 1946 को क्या हुआ? अंतरिम सरकार का गठन भी हो गया। 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा हुई, और 2 सितंबर 1946 को क्या हुई? अंतरिम सरकार का गठन हो गया। अन्य घटनाएं, अन्य प्रमुख घटनाएं, अन्य प्रमुख घटनाएं, अन्य प्रमुख घटनाएं, कौन कौन सी घटनाएं? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि भारतीयों को 30 जून 1948 तक सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाएगा। सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाएगा। सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाएगा। 2 सितंबर 1946 को 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार के गठन का प्रावधान किया गया, और इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए। मुस्लिम लीग के सदस्य इसमें शामिल नहीं। मुस्लिम लीग के सदस्य इसमें शामिल नहीं हुए। 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार का पुनर्गठन हुआ। अंतरिम सरकार का क्या हुआ? पुनर्गठन हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि शामिल हुए। मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि शामिल हुए। 5 प्रतिनिधि इसमें शामिल हो गए। अंतरिम सरकार में देखिए, अंतरिम सरकार में शामिल थे, लेकिन संविधान सभा में शामिल होने से मना कर दिया इन्होंने, क्योंकि हम तो अपने पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा बनाएंगे, उसमें जाएंगे। तो अंतरिम सरकार में शामिल होने के बावजूद, अंतरिम सरकार में शामिल होने के बावजूद मुस्लिम लीग ने
संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया। शामिल होने से इनकार कर दिया इन्होंने। और मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा का गठन हुआ। 11 दिसंबर 1946। पहले शुरुआत में आपको बताओ सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब थी तो 11 दिसंबर को कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये इंक्लूड कर लें। ये वाला पीडीएफ भी दे देंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। 11 दिसंबर 1940 को 11 दिसंबर 1940 को क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता में संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन हुआ। और मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का विरोध किया और उसमें अपने प्रतिनिधि शामिल नहीं किए, उन्होंने विरोध किया और अलग से प्रतिनिधि का हमें मुझे पाकिस्तान चाहिए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने फिर से घोषणा कर दी 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि राजनीतिक अनिश्चितता को देखते हुए 30 जून 1948 तक भारत के जिम्मेदार लोगों को सत्ता सौंप दी जाएगी। राजनीतिक गतिविधियों को दूर करने के लिए उन्होंने 30 जून 1948 तक, कब तक? 30 जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण की घोषणा की। किसने? एटली ने। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था उसमें पर? क्लीमेंट एटली था। अब एक और योजना थी माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना अक्सर आप पढ़ते रहते हैं, पढ़ते तो होते हैं माउंटबेटन योजना के बारे में, लेकिन अक्सर उसके बारे में एक अनभिज्ञता सी रहती है, बहुत ही कम पता रहता है। माउंटबेटन योजना को भी देख। अब माउंटबेटन योजना ऐसी परिस्थिति में आई थी कि तब तक एक सांप्रदायिक हिंसा और एक तरह से कहीं ना कहीं गृह युद्ध की स्थिति देखने को मिली, तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है अलग से पाकिस्तान बना। माउंटबेटन योजना ये 3 जून 1947 में आई थी। इसे 3 जून योजना भी कई बार कह देते हैं। 3 जून 1947 को देखो मेनली क्यों आई? क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ मिलकर ये योजना तैयारी करनी थी कि आखिरकार कुछ न कुछ तो समाधान विकसित हो ही जाए। राजनीतिक अनिश्चितता को देखते हुए जून 1948 तक आखिरकार सत्ता को कैसे हस्तांतरित किया जाए, ये अपने आप में बड़ी चुनौती थी। 26 जुलाई 1947 को 26 जुलाई 1947 को आई जब थी 3 जून 1947 को, लेकिन इन्होंने अपनी एक योजना घोषणा की 26 जुलाई 1947 को। माउंटबेटन ने पाकिस्तान के लिए अलग
संविधान सभा की घोषणा कर दी। और ये योजना थी वो बेसिकली क्या थी कि कांग्रेस के प्रतिनिधि भी उन्होंने बिठा लिए, माउंटबेटन में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि भी बिठा लिए और उनसे कहा भैया अब क्या चाहते हो अब बताओ। और उनको दोनों को मिलजुल कर कुल मिलाकर इन्होंने एक सामंजस्यपूर्ण एक समाधान निकालने का प्रयास किया। तो इस तरह से माउंटबेटन योजना की घोषणा हो गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आता है इसी बीच में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम नाम सुना होगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कहां पे पारित हुआ था? ब्रिटेन की संसद ने पारित किया था। स्वतंत्रता किससे लेनी थी? ब्रिटेन से लेनी थी। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये भी आया। माउंटबेटन की 3 जून 1947 की योजना पर सहमति जताई गई और भारतीय स्वतंत्रता विधेयक तैयार किया गया, ब्रिटिश संसद ने इसे पारित कर दिया। 18 जुलाई 1947 को इस अधिनियम पर ब्रिटेन के सम्राट ने भी स्वीकृति दी थी। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट द्वारा इसको क्या की स्वीकृति दे दी। ब्रिटिश सम्राट ने इसे स्वीकृति दे दी और मूल रूप से क्या किया गया था, इसमें भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन बनाए गए। क्या बनाए जाएंगे? डोमिनियन। अब आप सोच रहे होंगे बन रहा है क्या भारत स्वतंत्रता अधिनियम और दर्जा क्या मिला है? डोमिनियन। और जिसको पहले खारिज कर दिया था, अब डोमिनियन को क्यों स्वीकार कर लिया? एक तरह से सैद्धांतिक रूप से ही डोमिनियन था, अब डोमिनियन जैसी ऐसा कोई व्यवहारिक रूप से बात नहीं है, क्योंकि आंतरिक रूप से सरकार तो अंतरिम सरकार भारत में नहीं बनी। और एक आ गया कि जब तक आप संविधान अपना बना लो, संविधान बना के सारी चीजों को रेडी कर लो, ओके कर लो, उसके बाद क्या है कि जो क्राउन के नाम पर अभी शासन हो रहा है 1950 तक क्राउन के नाम पर ही शासन हुआ, जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हो गया। ये दो डोमिनियन बने थे, भारत एक अलग डोमिनियन, पाकिस्तान अलग डोमिनियन। और पाकिस्तान का डोमिनियन दर्जा तो 1956 में जाके समाप्त हुआ। भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ, वैसे ही अपना डोमिनियन दर्जा खत्म हो गया। अब बाह्य रूप से क्राउन का भी किसी भी तरह से शासन नहीं रहा, क्राउन भारत का शासक नहीं रहेगा। लेकिन क्राउन का कब तक सत्ता चलती रही? 1950 तक। गवर्नर जनरल होता था तो किसका प्रतिनिधि था? क्राउन का। और भारत का जब राष्ट्रपति बन गया तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो अपना सेपरेट बन गया। क्राउन की जगह कौन हो गया? भारत का राष्ट्रपति हो गया। तो सामान्य रूप से इस तरह से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इस तरह से पारित हो गया और हम लोग क्या हुए? स्वतंत्र हो गए। लेकिन संविधान लागू होने के बाद ही पूर्ण रूप से एक तरह से डोमिनियन का दर्जा हम समाप्त मान सकते हैं। स्वतंत्रता तो मिली लेकिन डोमिनियन का दर्जा 1950 में समाप्त हुआ। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि 1947 से 1950 के बीच में भारत की स्थिति क्या थी? ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सी समाजवादी एवं पंथनिरपेक्ष, डी नन ऑफ दीज, या डी डोमिनियन स्टेटस। अब उसमें क्या है? ब्लंडर वाला क्वेश्चन आ जाता है बिलीव्स का। 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 1947 से संविधान लागू होने तक भारत का दर्जा था ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सी समाजवादी पंथनिरपेक्ष, डी डोमिनियन, संपूर्ण राज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य राज्य, समाजवादी पंथनिरपेक्ष, डोमिनियन राज्य। कौन सा था आंसर हो जाएगा डोमिनियन। देखिए ये सारे प्रोविजन क्या है हमारे संविधान में मिल जाते हैं। संविधान में दिया है हमारी प्रस्तावना में कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इस तरह के प्रोविजन किए हैं। तो लोग अक्सर क्या होता है या तो ये लगा देते हैं या ये लगा देते हैं। गणराज्य क्या अर्थ क्या होता है, मैंने बताया था कि गणराज्य ऐसा राज्य होता है जिसमें राज्य का प्रमुख क्या होता है, निर्वाचित होता है। राज्य का प्रमुख क्या होता है, निर्वाचित होता है। हेड ऑफ द स्टेट क्या होता है, निर्वाचित होता है, इलेक्टेड होता है, ना कि वंशानुगत आधार पर कोई नियुक्त होता है। जैसे आप ब्रिटेन में देखो, ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, क्या है, संवैधानिक राजशाही। संवैधानिक रूप से ही उसके पद को वंशानुगत रूप से स्वीकार किया गया। माना गया है कि जो राजा है उसका पद वंशानुगत है, उसे हम स्वीकार सकते हैं, उसका चुनाव नहीं होता है वहां पर। आपने अभी देखा होगा कि वो एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद जो चार्ल्स बने, चार्ल्स होती है क्या नाम है, तो वो के वंशानुगत आधार पर बने। अगर किसी व्यक्ति को ब्रिटिश किसी नागरिक को, अगर ब्रिटेन के किसी सामान्य नागरिक को वहां का राजा बनना, वो बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। लेकिन भारत का कोई ग्रामीण या आदिवासी समुदाय का कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनना चाहे तो बन सकता है। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से आती है और भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति। तो भारत की लोकतांत्रिक पद्धति अपने आप में काफी व्यापक है। ब्रिटेन या अन्य किसी देश से भारत में कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो राष्ट्रपति बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी पद पर बन सकता है, कोई वंशानुगत बात नहीं है। हमारा राष्ट्रपति क्या है, निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति क्या है, राज्य का प्रमुख है। प्रधानमंत्री क्या है, सरकार का प्रमुख है। प्रधानमंत्री क्या है, सरकार का प्रमुख है, और राष्ट्रपति क्या है, राज्य का प्रमुख है। तो राज्य का प्रमुख हमारा निर्वाचित होना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि 1950 से पहले तो वायसराय होता था, क्या वो निर्वाचित होता था? तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा क्या? नहीं होगा। समाजवादी पंथनिरपेक्ष होगा क्या? जब हमारे राज्य का स्वरूप ही एक तरह से अस्तित्व में ही नहीं आया था, जब हमारा संविधान ही लागू नहीं हुआ, तो राज्य का कैसा स्वरूप? तो उस समय पर क्या था, डोमिनियन राज्य था। डोमिनियन आंतरिक रूप से तो हमारी सरकार स्थापित हो चुकी थी, लेकिन बाह्य रूप से कानून के नाम पर ही शासन को शासित किया गया था। जब से राष्ट्रपति बन गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तब से हम कहेंगे कि भारत का डोमिनियन का ये दर्जा समाप्त हो गया। क्या बन गया? भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य ये बन गया। समाजवादी पंथनिरपेक्ष तो शब्द तब भी उसमें संविधान में नहीं थे, ये तो 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इनको जोड़ा गया था। तो समाजवादी पंथनिरपेक्ष थे, ऐसा नहीं कि संविधान में नहीं मिला था तो पहले समाजवादी नहीं थे, पंथनिरपेक्ष नहीं थे, राज्य का कोई धर्म तो पहले भी नहीं था। लेकिन मूल रूप से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बन गए थे जो हमारा संविधान लागू हुआ। लेकिन संविधान के लागू होने से पहले क्या था, तो उन्होंने राज्य का दर्जा। अब पूछिएगा किसी व्यक्ति से ये सब चीजें जो बेसिक से कॉन्सेप्ट है, पूछिएगा अपने साथ में जो भी तैयारी कर रहे हैं, भाई 1947 से 1950 के बीच में भारत का क्या दर्जा था, वो बताएंगे कि स्वतंत्र राज्य का दर्जा हो गया था। ये वाला क्वेश्चन दे दीजिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा कितने कॉन्सेप्ट क्लियर। सामान्य रूप से क्या है कि बहुत डेप्थ में लोग तैयारी कर लेते हैं, बहुत मजबूत तरीके से तैयारी कर लेते हैं, लेकिन बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। और उसकी वजह से मेंस में क्वेश्चन गलत होता है और प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन गलत होता ही, और लोग क्या कहते हैं सिली मिस्टेक हो गई। अरे भाई सिली मिस्टेक नहीं हुई, आपने
उन सारी चीजों को पहले उतना डेप्थ में जाके जिन चीजों को कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए था वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, इसलिए आपकी गलती है। सिली मिस्टेक आपसे सिली मिस्टेक होगी क्या? अगर ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है 1947 से 1950 तो 2 महीने बाद पता चलता। अगर आपको एक्यूरेसी है, नॉलेज में जितनी एक्यूरेसी होगी वहां पर डाउट की कोई स्थिति नहीं रहेगी। नॉलेज जितनी कम एक्यूरेट होगी वहां पर समस्या पैदा होगी। तो इस तरह से हमने फिलहाल इसको समझ लिया है। अब भारत के लिए संविधान निर्माण प्रक्रिया आखिरकार कैसे हुई उसको थोड़ा सा देखेंगे। उसके लिए कौन कौन सी समितियां थी और भारत के संविधान के कौन से स्रोत थे, कहां से हमने कौन सा प्रावधान लिया है। आखिरकार कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिल जाते हैं सामान्य रूप से। जो भारत शासन अधिनियम 1919 लागू था, उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि जो भारत का संविधान बनाया जाना चाहिए वो किसके द्वारा बनाया जाना चाहिए? भारतीयों के द्वारा बनाया जाना चाहिए। संविधान सभा की तो बात नहीं की थी, लेकिन उन्होंने यही कहा था कि जो भारतीयों का भाग्य निर्धारण किया जाएगा वो भारतीयों के द्वारा ही किया जाना चाहिए। और आपको पता होगा कि सबसे पहले संविधान सभा की संकल्पना 1934 में एमएलए ने रखी। एमएलए ने डिमांड की, सबसे पहले एमएलए ने 1934 में तो चर्चा कर रहे थे संविधान सभा की। संविधान सभा देखिए सामान्य रूप से क्या होता है कि ये सब जो बेसिक सी चीजें होती है, संवैधानिक विकास, संविधान ऐतिहासिक आधार और विकास, ज्यादातर आप देखिए कि ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स को एक स्टैटिक पोर्शन ज्यादा है, इसलिए लोगों को क्या लग सकता है कि ये बोरियत वाला है। इसी वजह से क्या होगा, आप देखेंगे कि ज्यादातर जगह कई जगह ये पढ़ाया भी नहीं जाता है, टॉपिक डायरेक्ट प्रस्तावना से शुरू किया जाता है। स्टूडेंट को भी अच्छा लगता है और टीचर को भी कंफर्टेबल रहता है। लेकिन आपके सिलेबस में जब मेंशन किया हुआ है ऐतिहासिक आधार और विकास, मेंस के सिलेबस में मेंशन किया है, प्रीलिम्स में भी आपको पढ़ना है तो आप छोड़ नहीं सकते। बेसिकली स्टूडेंट को थोड़ा सा बोर लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि टीचर्स को ये वाला पोर्शन छोड़ के स्किप करके नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि सिलेबस का एक पॉइंट ऑफ व्यू है। स्टूडेंट को एक बार शुरुआत में पढ़ते हुए समय पर थोड़ा सा बोर लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि कम से कम मुझे पता तो रहेगा कि मुझे ये वाला टॉपिक भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि मेरे मेंस में सिलेबस में दिया हुआ है। तो संविधान सभा की अगर बात करें, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919 के लागू होने के पश्चात भारत शासन अधिनियम के अनुसार एक व्यवस्था चल रही थी। 1919 के अनुसार व्यवस्था चल रही थी। तो महात्मा गांधी ने 1922 में कहा, महात्मा गांधी ने 1922 में कहा 1922 में कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों द्वारा ही किया जाना चाहिए। भारतीयों द्वारा ही किया जाना चाहिए। भारतीयों के द्वारा ही किया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने संविधान सभा की कोई बात नहीं की थी, उन्होंने यही कहा था कि भारतीयों के द्वारा ही भारतीय संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने संविधान सभा की कोई बात नहीं की थी। आगे चलकर सबसे पहले संविधान की संकल्पना 1934 में एमएलए ने रखी। सबसे पहले संविधान सभा की संकल्पना
एम एन रॉय द्वारा 1934 में रखी। किसने रखी? एम एन रॉय ने। उन्नीस सौ 35 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में सबसे पहले औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की। संविधान सभा की सबसे पहले इन्होंने क्या किया? संविधान सभा की यहाँ पर मांग की। सबसे पहले संविधान सभा की यहाँ पर मांग की। जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में घोषणा की। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण किसी बाह्य हस्तक्षेप की बजाय किसी बाहरी हस्तक्षेप के बजाय वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाना चाहिए। वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाना चाहिए। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1940 के अगस्त प्रस्ताव 1940 के अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से सैद्धांतिक रूप से सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग स्वीकार की गई। संविधान सभा के गठन की मांग स्वीकार की। संविधान सभा के गठन की इन्होंने क्या की? मांग स्वीकार कर ली। 1940 के अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से मैंने बताया भी था, जब अगस्त प्रस्ताव संक्षेप में मैं आपको बता रहा था। 1942 में क्रिप्स मिशन ने 1942 में विश्व युद्ध के बाद
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्मित किए जाने वाले संविधान के लिए किए जाने वाले संविधान का प्रस्ताव रखा। जिसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया, जिसे कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया। जिसे कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया। दोनों ने क्या किया, इसको अस्वीकार कर दिया। और 3 जून 1947 की योजना थी या माउंटबेटन योजना है, उसके अंतर्गत क्या हुआ, एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया। 3 जून 1947 की योजना या माउंटबेटन योजना, कई बार इसे 3 जून योजना भी कहते हैं, इसकी डेट याद रखेंगे। 3 जून 1947 के अंतर्गत विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन किया गया। के अनुसार पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन किया गया। पृथक संविधान सभा का क्या हुआ है, यहाँ पे गठन कर दिया गया 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना। क्योंकि पाकिस्तान से पहले हिंदुस्तान या भारत की संविधान सभा का गठन तो पहले ही किया जा चुका था, तो यहाँ पर अलग से संविधान सभा का गठन करने की आवश्यकता नहीं थी भारत के लिए। पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा का गठन कर दिया गया। अच्छा ये बताइए, संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में, तो इन सदस्यों का क्या डायरेक्ट इलेक्शन हुआ था? हमारे भारत की जो संविधान सभा गठित हुई थी तो प्रांतों से अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। वो कैसे चुनकर आए थे? अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आए थे। इसलिए कहा जाता है कि संविधान सभा भारतीयों का वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं करती है, लेकिन यह एक आलोचना के रूप में देखी जाती है। जो भी लोग चुनकर आए थे उनको व्यापक सामान्य रूप से जनमत मिला हुआ था, लोग उन्हें स्वीकार करते थे। ऐसे 80 थे जिनको सामान्य रूप से सभी लोग स्वीकार करते थे और एक जाना माना अपने आप में चेहरा थे। चाहे कोई भी हो, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए हों, लेकिन अपने आप में लोकप्रिय नेता थे और वास्तव में वह जनप्रतिनिधि के रूप में देखे जा सकते हैं, बेशक उनका डायरेक्ट इलेक्शन हुआ हो या नहीं हुआ। ठीक है। और संविधान कितने दिन में बना पता होगा आपको? बिल्कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंतर्गत हमारा संविधान बन गया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान निर्माण में लगे। अब ये संविधान बना तो संविधान ऐसा नहीं था कि किसी भी तरह से बना दिया गया हो। संविधान के लिए, इसके लिए प्रारूप समिति थी, डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति, और इस प्रारूप समिति ने संविधान के निर्माण में काफी योगदान दिया। और BN राव कौन थे? संविधान सभा के विधिक सलाहकार थे। तो संविधान की समितियों को देख लेते हैं। संविधान की समितियों को
संविधान सभा की समितियां, संविधान सभा की समितियां, इसमें बहुत सारी समितियां नहीं है, शॉर्ट शॉर्ट में देखेंगे, अभी 5 मिनट में बस ये कंप्लीट हो जाएगा। संविधान सभा की समितियां, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति इसको इंग्लिश में ड्राफ्ट कमेटी भी कहते हैं, ड्राफ्ट कमेटी। इस समिति पर संविधान को अंतिम रूप देने का भार था। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। देखिए डेट वगैरह हर डेट आपको याद नहीं करना है, लेकिन जो सम डेट है आप उसको मेंशन कर सकते हो। प्रारूप समिति क्या है? प्रारूप समिति अपने आप में एक बड़ी कमेटी मानी जाती है, महत्वपूर्ण कमेटी मानी जाती है, इसलिए आप याद रख सकते हो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसी तरह से 3 जून 1947 की योजना, 3 जून योजना के इसलिए आपको एक सामान्य रूप से डेट याद रखनी चाहिए। हर डेट आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो पॉपुलर डेट्स हैं जिनमें कुछ हुआ है आप उनको याद रख सकते हो, और ये भी आपको इंटेंशनली याद करने की जरूरत नहीं है। जब आप बार-बार पढ़ते हैं, बार-बार रिवाइज करते हैं, तो आपके माइंड में अपने आप ही ये छप जाती है। अलग से बहुत ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर अंधाधुंध तरीके से आप याद करने का प्रयास करेंगे तो उतनी जल्दी भूलेंगे भी। इसलिए कोशिश कीजिए कि रिवीजन के माध्यम से चीजें याद हो, ना कि बार-बार रट के। तो इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? बी आर अम्बेडकर, जैसा मैंने आपको बताया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष बने, इसके अध्यक्ष चुने। अब कई समितियां थी, इस प्रारूप समिति ने भी कई समितियों के साथ मिलकर काम किया। कई समितियां थी, तो एक तरफ हम लिख देते हैं समिति और एक तरफ लिख देते हैं अध्यक्ष। कौन सी समिति थी, कौन से अध्यक्ष थे? कई बार कंफ्यूजन होता है आपको, इसलिए एक जगह ही लिख देते हैं समिति अध्यक्ष। देखिए मेंस में क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आएगा कि संविधान सभा ने किस तरह से समिति प्रारूप को अपनाकर संविधान का निर्माण किया, चर्चा कीजिए। तो सामान्य रूप से संविधान सभा के बारे में आप उल्लेख कर देंगे और कौन कौन सी समितियां थी इसकी उनका आप उल्लेख कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से उत्तर लिखने में काफी ज्यादा मदद मिल जाएगी। एक तो संचालन समिति थी, संचालन समिति, संचालन समिति के कौन अध्यक्ष थे? के एम मुंशी। अध्यक्ष कौन थे इसके? के एम मुंशी, के एम मुंशी। और यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है, कई बार पूछा जा सकता है सही सुमेलित कीजिए या पेयर दे दी जाए, कौन सा गलत तरीके से सुमेलित है ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए मैं अनावश्यक रूप से चीजें नहीं बता रहा हूँ, केवल आपको उतनी चीजें बता रहा हूँ जितनी आपको कम से कम इनको पढ़ना जरूरी है। ये जो समितियां बता रहा हूँ 5, 7, 8 कमेटी को करीबन बता रहा हूँ, तो ये कमेटी के अध्यक्ष आपको याद रखना है, क्योंकि आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप देखिए हरियाणा का भी पीएससी देंगे, यूपी का भी देंगे, सामान्य रूप से आसपास के जो 2-3 राज्य हैं आप सामान्य रूप से उनके एग्जाम तो दोगे। तो कई जगह आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन कई बार मिल जाते हैं, और यूपीएससी में भी कई बार एक आध बार टकरा जाते हैं। मान लीजिए एक स्टेटमेंट ही दे दिया, 3 स्टेटमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन आया यूपीएससी का, और 2 क्वेश्चन क्या है कंसेप्ट आधारित है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, और एक उसने फैक्चुअल क्वेश्चन डाल दिया कि संचालन समिति के मुंशी की अध्यक्षता में गठित की गई। अब बेसिक पेयर बना के नहीं दिया, लेकिन संचालन समिति के मुंशी की अध्यक्षता में गठित की गई थी, तो आपको पता होगा तभी तो आप लिख पाएंगे। फैक्चुअल एक तरह से, इसलिए कुछ समितियों के नाम आप याद रखिएगा, उनके अध्यक्ष याद रखिएगा, ज्यादा नहीं है, 8 समितियां हैं। तो संचालन समिति होगी, इसके अलावा विधि प्रक्रिया समिति, विधि प्रक्रिया समिति, विधि प्रक्रिया समिति, विधि प्रक्रिया समिति।
ये तो के मुंशी हो गए। विधिक प्रक्रिया समिति के कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के साथ समझौता वार्ता समिति भी थी एक और, राज्यों के साथ समझौता वार्ता समिति, राज्यों के साथ समझौता वार्ता समिति, ये भी किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में गठित की गई। आप लिखना चाहें पूरा लिख लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में गठित की। इसके अलावा चौथा संघीय संविधान समिति, देखिए ये काफी इम्पोर्टेंट है। संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पांचवी थी प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, इसके थे सरदार पटेल। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल। राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति, राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति, जेवी कृपलानी पर तदर्थ समिति, कई बार इसे झंडा समिति भी कह देते हैं, झंडा समिति या राष्ट्रीय ध्वज समिति, झंडा समिति भी कह देते हैं। ये थी जेवी कृपलानी की अध्यक्षता में, जेवी कृपलानी, इसके अध्यक्ष कौन थे? जेवी कृपलानी। इसके अलावा दो समितियां और बची हैं, संघीय शक्ति समिति, संघीय शक्ति समिति, संघीय शक्ति समिति, संघीय शक्ति समिति, इसके कौन अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, लाल नेहरू। अगर क्रम लिखना हो तो क्रम में ये भी लिख सकते हैं, संघीय संविधान समिति, उसके बाद ही संघीय शक्ति समिति को आप लिख सकते हैं। एक तो ए वाली समिति और ए समितियों को दोनों को पास पास में भी लिख सकते हैं, तो आपको याद रहेगा जवाहरलाल नेहरू दो समितियों के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू कौन कौन थे के अध्यक्ष थे? संघीय संविधान समिति और संघीय शक्ति समिति, दो समितियां थी, संघीय संविधान समिति और संघीय शक्ति समिति, जवाहरलाल नेहरू। और इसके अलावा दो समिति कौन कौन सी थी? विधि प्रक्रिया समिति और राज्यों के साथ समझौता वार्ता समिति, राज्यों के साथ, साथ लिख दीजिए, साथ छूट गया था, राज्यों के साथ समझौता वार्ता समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कई बार विधि प्रक्रिया समिति के बारे में कंफ्यूजन हो सकता है, डॉक्टर अंबेडकर पर लोग लगा सकते हैं, तो गलत हो जाएगा। विधि प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा एक और कमेटी बची है, मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक समिति, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति। आगे की पेज पे मैं लिख देता हूँ, इसमें नहीं हो पाएगा। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, इसके लिए सरदार पटेल, सरदार पटेल। मौलिक अधिकार समिति अगर आ जाती है तभी आपको सरदार पटेल लगाना है, और अल्पसंख्यक समिति भी आ जाती है तभी आपको सरदार पटेल लगाना है। उत्तर
अब बस एक चीज और बची है स्टेटिक, उसके बाद हम सीधे अगले लेक्चर में संवैधानिक प्रस्तावना में आएंगे। अब संविधान के विभिन्न प्रावधान और स्रोत कहाँ से लिए, कौन से देश से लिए, कौन से देश से नहीं लिए हमने, उनकी सामान्य रूप से वो भी फैक्चुअली है, लेकिन फिर भी हम उसको डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रस्तावना में प्रवेश कर जाएंगे। ये सामान्य रूप से क्या होता है, बड़ी स्टेटिक चीजें हैं और इसलिए टीचर को भी पढ़ाने में कई बार बोरियत लगती है, स्टूडेंट को भी पढ़ने में बोरियत लगती है, लेकिन इनको पढ़ना जरूरी है क्योंकि सिलेबस में साफ साफ मेंशन है, इसलिए छोड़ने की लापरवाही नहीं की जा सकती। इसमें कई बार कह दिया जाता है ना कि भारतीय संविधान उधार का थैला है। भारतीय संविधान क्या है, उधार का थैला है, कई बार कह दिया जाता है। उधार का थैला क्यों है? क्योंकि हमने कई संविधानों से कुछ कुछ क्या किया है, उधार लिए चीजें या सोर्सेज को हमने वहां से फॉलो किया है, इसलिए उधार का थैला भी कह दिया जाता है। लेकिन हम फाइनली कंक्लूड करते हुए क्या कहते हैं, हालांकि हमने विभिन्न देशों से अच्छी व्यवस्थाओं को ग्रहण किया है, लेकिन फिर भी यह भारतीय व्यवस्थाओं के लिए अनुकूल है और हमने भारतीय व्यवस्थाओं के अनुसार एक स्वतंत्र रूप से इनको ग्रहण किया, इसलिए उधार का थैला कहना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता। इस तरह से कंक्लूड कर देंगे तो आप सोर्सेज बता देंगे, यहाँ से आपका वो वाला क्वेश्चन कवर हो जाएगा। संविधान के विभिन्न प्रावधान और स्रोत, संविधान के विभिन्न प्रावधान और स्रोत, संविधान के विभिन्न प्रावधान और स्रोत। अदरवाइज ये क्लास में अगर न कराया जाए तो क्या होगा, क्वेश्चन आपको दिखेगा कहीं ना कहीं और आपको याद भी करने की आवश्यकता पड़ेगी। आपको किसी किताब में कुछ लिखा हुआ है, किसी किताब में कुछ लिखा हुआ है, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा नहीं। इसलिए क्या है, एक जगह यहीं पर मेंशन कर लेते हैं, आपको अलग कोई बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले हम देख लेते हैं कि आखिरकार ब्रिटेन से हमने क्या लिया है। ब्रिटेन ने क्या लिया हुआ है, तो एक तरफ हम प्रावधान और एक तरफ देश के नाम लिख लेते हैं, प्रावधान और एक तरफ देश। तो विधि का शासन या कानून का शासन एक ही बात है, विधि का शासन या कानून का शासन, विधि का शासन या रूल ऑफ लॉ भी कहते हैं, कानून का शासन भी कहते हैं। इसके अलावा संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, इसके अलावा एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, ये हमने कहां से ग्रहण की है, ब्रिटेन से। ये हमने कहां से ग्रहण की है, ब्रिटेन से। ब्रिटेन, ये भी ब्रिटेन से। इस सब हमने क्या किया है, ब्रिटेन से ग्रहण किए। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं कि अब हमने ब्रिटेन से और भी चीजें ग्रहण की हैं। विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया भी ग्रहण की है। आखिरकार कानून कैसे बनाया जाए, विधि निर्माण प्रक्रिया। इसके अलावा द्विसदनी व्यवस्था, द्विसदनी व्यवस्था। इसके अलावा मंत्रियों के उत्तरदायित्व की व्यवस्था, मंत्रियों के उत्तरदायित्व की व्यवस्था। हमारी जो मंत्री परिषद होती है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके प्रति होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये उत्तरदायित्व की संकल्पना हमने कहां से ग्रहण की, ब्रिटेन से ग्रहण की है। ये सभी चीजें हमने क्या है, ब्रिटेन से ही ली है। आपको सामान्य रूप से एक बिखरे हुए प्रावधान मिलेंगे कि पहले एक बार ब्रिटेन आ गया, फिर कनाडा आ गया, फिर अचानक से अमेरिका आ गया, कंफ्यूजन होगा। इसलिए मैंने एक बार ही सारे प्रोविजन लिख दिए, ब्रिटेन से हमने कौन कौन से प्रावधान लिए। अब इसके बाद हम संयुक्त राज्य अमेरिका को देख लेते हैं। लिखना उसी तरह से, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक
पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन, पुनर्विलोकन ऐसे लिखेंगे, लिखेंगे ऐसे पुनर्विलोकन, जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है ना कि न्यायालय किसी कानून की समीक्षा कर सकती है यदि वह मूल अधिकारों का हनन करे, जुडिशियल रिव्यू, ये हमने कहाँ ग्रहण किया, यूएसए से, अमेरिका से या संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाने की व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की व्यवस्था, हटाने की व्यवस्था। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो व्यवस्था है ये भी हमने कहाँ से ग्रहण की है, ये भी हमने अमेरिका से ग्रहण की है, ये भी हमने अमेरिका से ग्रहण की है। इसके अलावा प्रस्तावना, प्रस्तावना कहाँ से ग्रहण की है, अमेरिका से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कौन से देश के संविधान से प्रेरित है, क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो क्या लिखोगे, अमेरिका। इसके अलावा राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में राष्ट्रपति, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति, ये भी कहाँ से दिया गया है, ये भी अमेरिका से दिया गया है, ये भी प्रावधान अमेरिका से दिया गया है। इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये कहाँ से दिया गया है, ये भी अमेरिका से दिया है, ये भी हमने अमेरिका से दिया है। कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति, कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। और ये कहां से लिया है हमने, यूएसए या अमेरिका से ही हमने इसको ग्रहण किया है, अमेरिका से ग्रहण किया है हमने इसको। देखिए भारत में और अमेरिका में अलग अलग व्यवस्थाएं, भारत में संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन और अमेरिका में कौन सी है, अध्यक्षीय प्रणाली है। लेकिन फिर भी कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है अमेरिका में वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और भारत में भी कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो हमने कहां से ग्रहण की है व्यवस्था, ये व्यवस्था हमने ग्रहण की है अमेरिका से। इसके अलावा अमेरिका से ही हमने मौलिक अधिकार भी ग्रहण किए हैं, मौलिक अधिकार यहीं से हम प्रेरित हुए हैं, बिल ऑफ राइट्स से, अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स हैं उनसे प्रेरित हुए हैं। अमेरिका के जो अधिकारों के विधेयक हैं या बिल ऑफ राइट्स हैं उनसे ही हमने प्रेरणा ग्रहण की है। इसके अलावा सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति, सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर के रूप में, सर्वोच्च कमांडर इन चीफ के रूप में या कमांडर के रूप में, कमांडर के रूप में राष्ट्रपति। जब आप आर्टिकल 53 देखेंगे तो संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा, ऐसा प्रोविजन दिया गया है। तो ये व्यवस्था भी हमने कहां से ली है, अमेरिका से ली है। तो अमेरिका से हमने इतने सारे प्रावधान लिए, हमने सारे के सारे इकट्ठे लिख दिए। अब अगर हम आयरलैंड से देखें, ये नोट कर लिया आपने, देखिए कुछ प्रोविजन हो रहे हैं, ज्यादा नहीं बचे, थोड़े दिन प्रोविजन बचे हैं।
कितने हो गए थे? 14 हो गए थे। 15 नंबर आयरलैंड से देखें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से देश से लिए हैं? आयरलैंड से। आयरलैंड से लिए। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, ये भी हमने कहा लिया है, आयरलैंड से लिया है। ये भी हमने आयरलैंड से ही ग्रहण किया है कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है आर्टिकल 143 के तहत, यदि कोई कानून का प्रश्न अंतर्निहित है या फिर तथ्यात्मक मुद्दा अगर अंतर्निहित है, तो इस संदर्भ में हमारे राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, एक सलाह या परामर्श प्राप्त कर सकते हैं किसी सर्वोच्च न्यायालय से। ये प्रावधान दिया गया है और ये प्रावधान हमने कहां से लिया है? ये प्रावधान हमने लिया है कनाडा से। ये प्रावधान लिया है कनाडा से। इसके अलावा कनाडा से हमने और क्या लिया है? सशक्त केंद्र वाली संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र वाली संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र वाली संघीय व्यवस्था। हमारे यहाँ पर क्या है? इंडिया अर्थात भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। हिंदी में लिखा हुआ है संघ होगा, लेकिन इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट्स। क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में? यूनियन। तो एक तरह से संघीय व्यवस्था हिंदी में लिखी हुई है और इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? यूनियन। तो कहीं ना कहीं भारत में क्या है? सशक्त केंद्र है। केंद्र क्या है? ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई देता है, क्योंकि भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया जा रहा है। तो सशक्त केंद्र वाली संघीय व्यवस्था हमने कहां से ली है? कनाडा से। या दूसरे शब्दों में कहें तो संघवाद या फेडरलिज्म, ये हमने कहां से ग्रहण किया है? ये हमने कनाडा से ही ग्रहण किया है। कनाडा में भी जो संघ होता है वह क्या होता है? मजबूत होता है। राज्यों की कंपैरिजन में संघ अधिक मजबूत होता है। बस एक दो प्रोविजन और बचे हैं। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, हमारे यहाँ पर केंद्र सरकार क्या होती है? राज्यपाल की नियुक्ति करती है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं ना कि राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो ये व्यवस्था हमने कहां से ली है? कनाडा से ली है। कनाडा से लिए हमने। इसके अलावा कुछ कुछ प्रावधान और हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया से हमने संसदीय विशेषाधिकार लिए हैं। संविधान में संशोधन दक्षिण अफ्रीका से। इसके अलावा गणराज्य व्यवस्था और मौलिक कर्तव्य हमने ये लिए हैं। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए, गणराज्य व्यवस्था फ्रांस से लिए, कुछ कुछ प्रोविजन लिए हैं। तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति ये हमने कनाडा से ग्रहण की है। कहां से ग्रहण की है? कनाडा से। अब देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से क्या ग्रहण किया है। व्यापार वाणिज्य तथा समागम की स्वतंत्रता जो दी गई है, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। 21 व्यापार वाणिज्य समागम ये कहां से है? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इसके अलावा संसदीय विशेषाधिकार कहां से लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया से।
संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिए? ऑस्ट्रेलिया से। विशेषाधिकार ये भी हमने कहाँ से लिए? ऑस्ट्रेलिया से लिए। प्रभाव, मौलिक अधिकारों पर प्रभाव ये कहाँ से लिए? जर्मनी से। मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं ना 20-21 को छोड़कर, ये कहाँ से लिए हमने? ये हमने लिए हैं जो मौलिक अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था है, आपातकालीन प्रावधान है, वो हमने जर्मनी से लिए। कहाँ से लिए? जर्मनी से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये दक्षिण अफ्रीका से लिया है। दक्षिण अफ्रीका। इसके अलावा संविधान में संशोधन, ये भी हमने कहां से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया है। कहां से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया है। इसके अलावा स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व ये हमने फ्रांस से ग्रहण किए। फ्रांस से। और इसके अलावा गणराज्य व्यवस्था ये भी हमने कहां से लिया है? फ्रांस से। गणराज्य व्यवस्था ये हमने लिया है फ्रांस से। 2 प्रोविजन हमने लिए हैं रूस से 28-29, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। न्याय संबंधी आदर्शों को प्रस्तावना में सम्मिलित करना। न्याय संबंधी आदर्श कहां पर? प्रस्तावना में। ये कहां से लिया है? ये हमने लिया है रूस से। कहां से लिया है? रूस से लिया है। ये रूस से लिया है। और रूस से हमने मौलिक कर्तव्य रूस से लिए हैं। कुल मिलाकर जितना हमें आपको बताना था वो सारे प्रोविजन हमने आपको बता दिए अच्छे से। ये दोनों प्रोविजन रूस से लिए हैं और ये दोनों फ्रांस से लिए हैं। और जो प्रोविजन बताने थे वो हमें आवश्यक प्रावधान सारे बता दिए हैं। अब आपका एक दिन हमने बता दिया है। अब आपका ये मान के चलिए कि जब तक तैयारी करेंगे आपका ये झंझट खत्म हो गया। कहाँ से कौन सा सोर्स दिया गया है आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रीएम्बल को देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, और उसके पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो आया था, उद्देश्य प्रस्ताव, उसको देखेंगे। आज की पर चर्चा को फिलहाल यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।